नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जीतेंद्र चैनल पर स्वागत है। कल तक हमने देखा था, हमने आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने कल देखा कि हमने सिंधु सभ्यता को यहाँ नहीं देखा, हमने ऋग वैदिक काल को भी नहीं देखा, परंतु वहाँ उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो भी तथ्य थे हमने उसको यहाँ डिस्कस किए। आज जो हमें देखना है, अनुश्रुति पर आधारित इतिहास को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अनुश्रुति पर आधारित सुना हुआ या जो हमने सुनकर लिखा हुआ इतिहास, उसको हम अनुश्रुति पर आधारित इतिहास बोलते हैं। तो हमने एक कहाँ से देखा है? हमने इसको पुराणों से, महाकाव्यों से देखा है। महाकाव्यों से आशय है हमने रामायण महाभारत में जो कहानियाँ हैं उनसे ही इस इतिहास को देखा है। अब हम केवल उन प्रमुख राजवंशों को यहाँ डिस्कस करेंगे जो मध्य प्रदेश की सीमा में है या मध्य प्रदेश पे ही आते हैं, सारे को डिस्कस नहीं करते हैं। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो अनुश्रुति आधारित इतिहास है तो हम किससे संबंधित है। इसके बाद हम प्रमुख राजवंशों में देखेंगे कारुष वंश को, हम देखेंगे यहाँ चंद वंश को, हम देखेंगे यहाँ इक्ष्वाकु वंश को। इन सारे वंशों को आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो वंश है वंश, वो उसको हम अगली क्लासों में, या कुछ और अनुसूचित आधारित इतिहास है जैसे विदर्भ के कौशक यादव वंश के संबंध मध्य प्रदेश में रहे तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यानी एमपी से संबंधित जितने भी तथ्य रहेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे, प्रमुख राजवंश डिस्कस करेंगे। आप निष्फिक्र होकर हमारे वीडियो देखें और नोट्स बनाएं। चलिए अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं कि अनुश्रुति आधारित इतिहास, तो इसका संबंध क्या है, कहाँ से हम इसको स्रोत मानते हैं। तो इसको हम पुराणों से और महाकाव्यों से संबंधित है, महाकाव्यों से संबंधित है। ठीक है, जो उसमें हमें मिलता है उसी को हम यहाँ लिखते हैं, या उससे संबंधित ये इतिहास है। ठीक है, तो आपको ये तो पहले पता चल चुका है कि जो भी हम ये प्रमुख राजवंश या देखेंगे यहाँ, उनका संबंध कहाँ से होगा, या तो पुराणों से होगा या फिर महाकाव्यों से होगा। महाकाव्यों से आप जानते हैं रामायण या महाभारत की। तो हम यहाँ पहला ही राजवंश या सब हेडिंग डाल लें यहाँ, प्रमुख राजवंश। जो भी हम प्रमुख राजवंश देखने वाले हैं उनका संबंध कहाँ से हो रहा है, पुराणों से या महाकाव्यों से। प्रमुख राजवंश में हम मध्य प्रदेश में पहला राजवंश देखते हैं आपका कारुष वंश। कारुष वंश की बात कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है, तो बघेलखंड वाले एरिया में, रीजन में इसका विस्तार था, बघेलखंड क्षेत्र। अब कारुष वंश कैसे हुआ, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके संबंध में आपको एक अनुश्रुति कहानी बताते हैं। ऐसा सुना होगा आपने कि हम सब मनु की संतानें हैं, मनु और शत्रुपा की, यही दो अंतिम में बचे थे इंसान। इनसे ही जो सारे अब पैदा हुए हैं वो मनु और शत्रुपा की संतानें माने जाते हैं। यानी कहने का आशय है कि हम सभी मनु की संतानें हैं। यानी अब ये हम जो इतिहास बता रहे हैं ये भी कैसा है, अनुश्रुति है, सुना हुआ है, पुराणों में उल्लेख है। तो मनु के 10 पुत्र और एक पुत्री हुआ करती थी। उन 10 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम कारुष था। इसी वजह से इस वंश का नाम क्या पड़ा, कारुष वंश पड़ा। बस इतना सा ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा, कारुष वंश किस क्षेत्र से संबंधित है, इसके संस्थापक कौन है, ये सब चीज़ें यहाँ प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आती हैं। चलिए तो हम यहाँ इसको समझते हैं। कारुष वंश देखा आपने। अब कारुष वंश के लिखते के लिए पहले आप लिखें कि मनु को आप मनु, अब मनु का ही एक नाम है आपका वैवस्वत। ठीक है, इनका ही एक अन्य नाम है, इसको आप ब्रैकेट में ही चाहे लिख लें। अब मनु की जो बात की जाए, इनके कितने पुत्र थे, 10 पुत्र और एक पुत्री की बात हम यहाँ करते हैं। ठीक है तो मनु के कितने पुत्र हैं, हम देखते हैं। इनके 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों को नहीं यहाँ डिस्कस करेंगे, हम उन्हीं को करेंगे जो हमारे एग्जाम से संबंधित हैं। और एक पुत्री थी। तो ये जो हिस्ट्री हम यहाँ बता रहे हैं, स्पष्ट है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुश्रुतियों की बात कर रहे हैं। अब 10 पुत्र हो गए, एक पुत्री हो गई, और एक पुत्री का नाम जो था वो इला था। इसको अभी ध्यान रखेंगे, अभी इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो इन 10 पुत्रों में एक पुत्र का नाम क्या पड़ा, कारुष पड़ा। एक पुत्र का नाम कारुष पड़ा, इसी से कारुष वंश की स्थापना हो जाती है। तो लिखेंगे इनके एक पुत्र का नाम कारुष था।
कारोस था, इसलिए इस वंश का नाम कारोस वंश पड़ा। नाम था, एक पुत्र का नाम कारोस था, इसलिए इस वंश का नाम कारोस पड़ा। ठीक, बस इतना ही इसको जानना है। अब क्षेत्र की बात आती है कि बघेलखंड क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आप एमपी का एक छोटा सा डायग्राम हमेशा एक रफली बनाना सीख लें, क्योंकि जब भी आप मेंस लिखेंगे और सारी चीज़ों को लिखेंगे तो आपको तुरंत इंडिकेट करना है कि हम किस रीजन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम इस रीजन्स की बात यहाँ कर रहे हैं। ये है वो बघेलखंड एरिया जहाँ कारोस वंश हमें देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के संबंध में, बघेलखंड क्षेत्र। और यहाँ कौन सा वंश है, तो यहाँ हमें आपको कारोस वंश देखने को मिल रहा है। तो ये वंश आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जितनी चीज़ें हमें जानना थी, मनु जानना था, मनु का एक अन्य नाम जानना था, इसके साथ उनके 10 पुत्र और एक पुत्री को देखना था, और पुत्री को एला को भी हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। ये आपने देखा कारोस वंश, इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला वंश हम लिखेंगे चंद वंश। तो कभी क्षेत्र भी आता है एग्जामों में, यदि आपने प्री के प्रश्न लगाए होंगे तो आपको ये देखने मिलता है कारोस वंश का क्षेत्र कौन था, या बघेलखंड क्षेत्र में किस वंश का शासन था। ये सारी चीजें आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखना है। तो क्योंकि इतिहास अनुश्रुति आधारित है तो वो आपको कहानी के रूप में ध्यान रखना ही है। दूसरा प्रमुख वंश हम देखते हैं यहाँ चंद वंश। इसको हम चंद वंश भी कहते हैं, हम इसको सोम वंश भी कहते हैं, और इसी को हम एल साम्राज्य भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम एल साम्राज्य भी बोलते हैं, एल साम्राज्य। ठीक है, अब इसके बारे में देखें आप, ये क्या है इस वंश में। तो इस वंश में या चंद वंश के आदि पुरुष थे सोम। आदि पुरुष मतलब जो पहले इंसान होते हैं। तो लिखेंगे इस वंश के आदि पुरुष सोम थे, इन्हीं को बोलते थे पुरुरवा, एक अन्य नाम है इनका, थे, जिनका विवाह किससे हुआ, मनु की पुत्री एला से हुआ था। ठीक है ना, जिनका विवाह मनु की पुत्री एला से हुआ, एला से हुआ। ठीक है, और देखें इसके बारे में। अब जब इनका विवाह होता है सोम का, किससे हुआ, मनु की पुत्री एला से हुआ, तो इनके 2 पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम होता है आयु, एक का होता है अमावसु। एक पुत्र का नाम होता है आयु और एक पुत्र का नाम होता है अमावसु। ठीक है, अब आयु का, जो आयु की संतानें हुई, उसी में एक संतान हुई यताति, और वो तीसरी पीढ़ी में हुई, तीसरी पीढ़ी में। और यताति की जो संतान है, आयु की, ये सब कहने पुत्र हैं इनके, 2 पुत्र हुए, एक हुआ आयु, एक हुआ अमावसु। तो आयु वाली पीढ़ी में यताति हुए तीसरी पीढ़ी में। और यताति ने क्या किया, अपने साम्राज्य को, इनके 5 पुत्र थे, तो इन्होंने अपने साम्राज्य को 5 पुत्रों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो हम 5 पुत्रों को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, उस एक पुत्र को डिस्कस करेंगे जिसका साम्राज्य मध्य प्रदेश से संबंधित था। तो यहाँ लिखेंगे यताति तक, तो आपको दिख रहा है बोर्ड पर। यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे, इन्होंने अपने, ऐसा लिखेंगे, इन्होंने मतलब यताति ने, इन्होंने अपने 5 पुत्रों में, इनके 5 लड़के थे, 5 पुत्रों में साम्राज्य का विभाजन किया, साम्राज्य का विभाजन किया। ठीक है, अब इन 5 पुत्रों में एक पुत्र थे यदु,
इन 5 पुत्रों में एक पुत्र का नाम था यदु। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एक पुत्र, दिख रहा है यहां बोर्ड पर। ठीक है, इसको हम ऊपर लिखते हैं। आप यहां देखिए कि यथातथ तक तो समझ में आ गए। इन्होंने अपने 5 पुत्रों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया। तो हम 5 पुत्रों को यहां डिस्कस नहीं करेंगे, उन 5 पुत्रों में एक पुत्र यदु को डिस्कस करेंगे जो क्षेत्र ने एमपी के संदर्भ में मिला हुआ है। चलिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम चंद वंश को ही डील कर रहे हैं कि इसके आदि पुरुष सोम हुए, शादी इनकी मनु की पुत्री से हो गई है। 2 पुत्र हुए, आप आयु और अमावशु, और आयु की तीसरी पीढ़ी में यताति हुए। यताति के 5 पुत्र हुए। 5 पुत्रों में उन्होंने साम्राज्य का क्या किया, विभाजन किया। तो अभी हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, यताति भर लिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब यताति के आपको कितने पुत्र बताए थे, हमने भी 5 पुत्र बताए थे। ठीक है, अब 5 पुत्रों में हम एक पुत्र की बात करेंगे जो उन्हें एमपी वाला एरिया मिला हुआ है। तो एक पुत्र यदु को चमणवती, अभी बताएंगे, चंबल वाली नदी है, चंबल का ही प्राचीन नाम चमणवती है। वेतवती, ये बेतवा हो गई, और सुक्तमती, ये क्या है भाई, इसको बुंदेलखंड वाला रीजन को हम बोलते थे पुराने जमाने में, सुक्तमती। एक पुत्र यदु को चमणवती, वेतवती, सुक्तमती का क्षेत्र दिया था। अब क्योंकि ये एमपी के संबंध में, इसलिए हम इसको यहां एक मैप से फिर समझेंगे उसको। किस क्षेत्र की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा है कि पूरब साइड का जो एरिया में कौन सा वंश देखने को मिला है आपको, कारोस वंश देखने को मिला है। अब इन्होंने बात की है चमणवती की। चमणवती से आशय हम कह रहे हैं ये किस नदी की बात कर रहे हैं, ये आपकी चंबल नदी की बात कर रहे हैं। ये कौन सी रिवर है, ये आपकी चंबल रिवर है। यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ये जो रिवर है ये कौन सी है, यही है आपकी चमणवती। यानी चंबल नदी की बात वाला क्षेत्र इनको किसको मिलता है, यदु को मिलता है। दूसरी नदी की बात कर रहे हैं वो वेदवती की, वेदवती की बात कर रहे हैं। यानी ये कौन सी रिवर हो गई है आपकी, चमणवती की बात हो रही है। ठीक है, इसको हम कौन सी नदी बोलेंगे, बेत्रवती। अभी हम नदियों के टॉपिक जब आपको क्लियर करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर चीज़ें होंगी। यानी बेतवा की बात कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र मिला इनको। अब उन्होंने बात कहा सुक्तमती, सुक्तमती मान ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यानी बुंदेलखंड का जो रीजन हम कहेंगे, ये वाला, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये भी इनको मिला है, और ये चंबल वाला भी रीजन मिला है। यानी ये क्षेत्र इनको किनको मिला है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये मिला है यदु को। यदु कौन है, यताति का एक पुत्र है, जिसको हम बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसको बुंदेलखंड बोलते हैं। तो ये रीजन मिला है किसको, ये मिला है आपके पुत्र यदु को। तो क्योंकि हम 5 पुत्रों से हमें मतलब नहीं है, हमें उस पुत्र से मतलब है जिसको एमपी वाला क्षेत्र मिला हुआ है। अब आपको चीजें ज्यादा स्पष्ट हो रही होंगी। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लें। अभी हम यदु के बात करेंगे। यदु के भी क्या हुई, 2 पुत्र हुए, उनको भी याद देखेंगे। सारी चीज़ें को आप नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। यहाँ क्योंकि हमें बार बार रफ करना होता है, इसलिए एक बार में सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अब आपने देखा यदु का क्षेत्र देख ही लिया है आपने। अब यदु के भी क्या हुए, पुत्र हुए। यदु के कितने पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था कोष्टेट, एक पुत्र का नाम क्या हुआ, कोष्टेट, और एक का नाम होगा सहस्त्रजित। एक पुत्र का नाम होगा सहस्त्रजित है। ठीक है, ये 2 पुत्र हुए। तो कोष्टेट की जो संतानें कहलाई वो कौन से वंश कहलाए, वो कहलाए यादव वंश। और जो सहस्त्रजित की संतानें कहलाई वो कहलाई आपकी
है वंश। तो अभी आगे चलकर हम है वंश को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपने जाना ये कौन सा वंश हमने बताया आपको, चंद्रवंश। एक शॉर्ट में आपको बता, चंद्रवंश की स्थापना कैसे होती है। इसमें सोम एक राजा होते हैं, इनकी शादी किससे होती है, एला से होती है जो मनु की पुत्री होती है। दोनों से दो पुत्र प्राप्त होते हैं, आयु और अमावस्यु। आयु की तीसरी पीढ़ी में यताति होते हैं, यताति के 5 पुत्र होते हैं। 5 पुत्रों में साम्राज्य का विभाजन करता है। उनमें से हम उस पुत्र को देखते हैं जिसका संबंध एमपी से है। तो जो उसमें से यदु होते हैं एक पुत्र, उनको हमें चमणवती, वेदवती और शक्तमती वाला क्षेत्र मिलता है। वो हमने आपको बोर्ड पर मैप में बताया है। इसके बाद यतु की 2 संतानें और होती हैं, एक होती है कोष्टट, एक होती है सहस्त्रजित। कोष्टट की संतानें कहलाई आपकी यादव वंश और सहस्त्रजित की संतानें कहलाई है वंश, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसी में आपके अभी है वंश को हम डिस्कस करेंगे, उसमें सहस्त्रार्जुन जैसे महावीर होंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज एक और हम यहाँ वंश को देखना चाह रहे हैं, इक्ष्वाकु वंश को। ठीक है, तो 3 वंश हो जाएंगे आज की वीडियो में। चलिए, चंद्रवंश में कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट में पूछे। चलिए अगला लिखें आप, तीसरा प्रमुख राजवंश है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश, इसके बारे में जाने। अब इनका क्षेत्र जाने, तो इनका जो क्षेत्र हम कह सकते हैं वो दंडकारण है। अब दंडकारण मध्य प्रदेश में तो नहीं है, परंतु जब विभाजित नहीं हुआ था तब ये क्षेत्र इसके अंतर्गत था, यानी छत्तीसगढ़ वाला हम रीजन की बात कर रहे हैं हम। अब इक्ष्वाकु वंश को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डाल लें स्थापना, किसने इस वंश की स्थापना करी। चलिए, तो इसकी स्थापना भी मनु के पुत्र ने की है। मनु के 10 पुत्र थे, एक पुत्र को में कारस वंश की स्थापना हो जाती है। एक जो पुत्र बचता है उसका नाम होता है इक्ष्वाकु, उसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ जाता है। तो आप लिखेंगे मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के नाम पर पड़ा। ठीक है, ये चीज हो गई स्पष्ट आपको। अब इक्ष्वाकु का एक पुत्र हुआ, इनका भी एक पुत्र था जिसका नाम था दंडक, जिससे दंडकारण नाम पड़ा। दंडकारण नाम पड़ा। अभी हम मैप में इसकी स्थिति बताएंगे आपको। ठीक है, 2 चीजें आपने स्थापना में जानी। अब एक चीज और जानिए, इसी वंश में एक प्रतापी शासक मंधाता चक्रवर्ती हुए। तो लिखे इसी वंश में प्रतापी शासक मंधाता चक्रवर्ती हुए थे। ठीक है, अब मंधाता चक्रवर्ती का जो विवाह होता है वो एल साम्राज्य की राजकुमारी बिंदुवती से होता है। वो भी लिखे आप इसमें। तो इनका विवाह एल साम्राज्य आप देख चुके हैं जहां एला का विवाह हुआ था। एल साम्राज्य की राजकुमारी का नाम है बिंदुवती या बिंदुमती से हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम बताते हैं बिंदुमती और मंधाता से 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ था, उनको लिखते हैं। ले ले इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आपने देखा राजा मंधाता हो गए हैं, मंधाता चक्रवर्ती, और इनकी शादी विवाह हो जाती है बिंदुमती से। यहां तक तो किसी को दिक्कत थी नहीं। अब इनसे 3 पुत्र होते हैं, 3 पुत्र
और एक पुत्री हुई है। ये आप जब बुक्स वगैरह देखते हैं तो वहाँ बड़ी दिक्कत होती है इन साम्राज्यों को पढ़ने में, स्पष्ट नहीं होता है कौन क्या है, इसलिए आप वीडियो को देखें, अंत तक देखें। 3 पुत्र हुए हैं। तो पहले पुत्र का नाम, हम तीनों पुत्रों को यहाँ देखें, पुत्री का नाम कावेरी है। पुत्र है पहले पुरुकुत्स, पुरुकुत्स होते हैं इनके पहले पुत्र। अब इन पुत्र के बारे में यही लिख लें आप, इनका विवाह होता है रेवा से, रेवा यानी नर्मदा से। इनका विवाह होता है रेवा से। रेवा का परिवर्तित नाम इन्होंने ही कराया था, तो वो होता है, ये सब अनुश्रुति इतिहास है, इस पे आप तथ्य नहीं रखेंगे क्यों कहाँ कैसे हो रहा है, नर्मदा। ठीक है। दूसरा पुत्र है अमरीश। दूसरा पुत्र का नाम क्या है? अमरीश, अमरीश। तीसरे पुत्र का नाम है मुचुकुंद या मुचुकुंद है इनका, मुचुकुंद, मुचुकुंद। ठीक है, ये हो गए पुत्र इनके। पुत्री का नाम भी लिख लें आप, कावेरी है। ठीक है। अब मुचुकुंद के बारे में एक तथ्य लिखना है तो इसको हम यहीं स्पष्ट कर दे रहे हैं। इन्होंने नर्मदा के किनारे अपने पूर्वज, इन्होंने नर्मदा के किनारे, नर्मदा के किनारे, अब इनके पिताई हुए मंधाता के नाम किनारे, इन्होंने मंधाता नाम से, या इन्होंने नर्मदा के किनारे अपने पिता के नाम पर मंधाता नगरी की स्थापना करवाई थी। तो मुचुकुंद के बारे में आपको एक तथ्य ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने आपके यहाँ 3 प्रमुख राजवंशों को डिस्कस किया। इक्ष्वाकु को एक बार आप और सुन लें। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना कैसे होती है? मनु के एक पुत्र का नाम इक्ष्वाकु होता है, इसलिए इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ जाता है। क्षेत्र की, हाँ, क्षेत्र हम स्पष्ट नहीं कर पाए, दंडकारण की बात हो रही है, तो दंडकारण का क्षेत्र कौन सा होगा? अब वर्तमान में तो नहीं है, क्योंकि वर्तमान में तो मध्य प्रदेश का विभाजन हो चुका है, परंतु जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं था तो इस तरीके से जो रीजन नीचे की तरफ जाता था, यही है वो दंडकारण क्षेत्र आपका। ठीक है। और इक्ष्वाकु के नाम पर इस वंश का नाम पड़ गया, और इसके बाद इसका एक पुत्र हुआ दंडक, जिससे दंडकारण नाम पड़ गया। फिर इसी वंश में एक प्रतापी राजा मंधाता चक्रवर्ती हुए। इनकी शादी एल साम्राज्य की राजकुमारी बिंदुमती से हो जाती है। उनके बाद उनके 3 पुत्र, एक पुत्री हो जाती है। बस यही आपको जानना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज आपको 3 प्रमुख राजवंश को डिस्कस किया है। अगली क्लास में हमारे पास है साम्राज्य और कुछ अनुश्रुति आधारित इतिहास और है, जो विदर्भ के कौशक या यादव वंश का जो साम्राज्य था वो आपका क्या कहते हैं, सुक्तमती यानी बुंदेलखंड रीजन तक था, और वहीं एक शादी भी हुई है, तो वो भी बताएंगे हम आपको कि वहाँ नलपुर या शिवपुरी में हुई है, तो वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमें इन 3 ही प्रमुख राजवंश को यहाँ डिस्कस करना था। अगली क्लास में एक राजवंश और है और कुछ इतिहास है जिसको हम डिस्कस कर देंगे। आज के लिए धन्यवाद।